हाँ जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th चैप्टर नंबर जो प्रेजेंट बुक में चैप्टर नंबर 2 है, उसका नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर की जो थोड़ी सी हमारी बैकग्राउंड है, वो जो हमने 1 1 और 2 वाला हमारा +1 क्लास में चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें फंक्शन रिलेशन से थोड़ी सी मिलती जुलती है। तो जिन बच्चों को वो चैप्टर आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता थोड़ी बहुत उसमें आपकी पकड़ वो मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करेंगे बाकी हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना, इन्वर्स फंक्शन का हमारे पास एक फीचर होता है कि वो 1 1 और 2 होना चाहिए। चलो उसको छोड़ो, पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया जो ए टू बी डिफाइंड है। ठीक है, और वेल डिफाइंड फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइंड है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, जो दोनों हो। ठीक है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। मान लो कि ऐसा फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो इसको बोला था फंक्शन। अब उसका इन्वर्स क्या होता है, बी टू ए। ठीक है, अब ए टू बी का मतलब क्या था, देखो आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है, अब आपको स्कूल से घर वापस आना है, तो ये इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, इसको हम इन्वर्स प्रोसेस बोल देते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन भी हमारे पास बाइजेक्टिव और 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर जैसे ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ ए टू बी, अब क्या होगा कि मैं इसमें ए की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा फंक्शन में और मेरे पास बी के आंसर्स आते जाएंगे। अगर मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँ, मान लो कि हमारे पास क्या होता है कि एक फंक्शन है 2x + 5। ठीक है, अब ये फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया ए टू बी में से। जो ए सेट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर का है। ठीक है, जो बी सेट है वो भी हमारे पास सपोज करो नेचुरल नंबर का सेट है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 100 पुट करते जाऊँगा। ठीक है, और मेरे पास आंसर 1 पुट करूँगा तो कितना आंसर आएगा, मेरे पास 7 आएगा। 2 पुट करके आंसर मेरे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। 3 पुट करके मेरे पास यहाँ पे आंसर 11 आ जाएगा। तो ऐसे आंसर आते जाएंगे। तो ए वाला कौन सा सेट होता है, जो वैल्यूज हमने पुट करनी है, इसको बोलते हैं डोमेन सेट। बी जो हमारे पास आंसर आएगा, जो आंसर है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज सेट। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ हमारे पास फिलहाल क्या है, सेट ए वाली। तो अगर ये फंक्शन है तो यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सेट ए, और रेंज क्या होगी, सेट बी। लेकिन अगर मैं इन्वर्स की बात करूँगा तो इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा। अब इन्वर्स में देखिए डोमेन क्या है, क्योंकि बी के एलिमेंट पुट करूँगा तो जो मेरे पास डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स वो क्या बनेगी, बी, और रेंज क्या बनेगी एफ इन्वर्स की, सेट ए बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। अब अगर आप एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स में जाओगे तो आपके पास जो आंसर है वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन का आएगा। अगर आप एफ ऑफ एफ इन्वर्स में जाओगे तो आपके पास जो आंसर है वो एफ इन्वर्स की डोमेन का आएगा। ठीक है, तो ये थोड़े मतलब कि अपने माइंड में रखने वाली चीज़ें, इस बाकी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। अब हमारे पास आगे क्या आता है यहाँ पे ना, क्योंकि ये जो हमारी बैकग्राउंड है ना इस चैप्टर में, वो हमारी बैकग्राउंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने के लिए हमें अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में वापस जाना पड़ेगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ये पहले मैं आपको ग्राफिकली समझा दूँ, थोड़ा सा इस चैप्टर में हमारी जो पकड़ है वो अच्छी आएगी, समझ आएगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू वाली बात नहीं है। जो जब हम ग्राफ बनाते हैं एफ का और एफ इन्वर्स का, वो एक्चुअल में ना एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है उस लाइन की। जैसे कि मान लो यहाँ पे ग्राफ है तो ये उसकी मिरर लाइन जा रही है। अब एक ग्राफ हमने ऐसे बना दिया, ये ग्राफ हमारे पास कौन सा है, ये ग्राफ हमारे पास एफ फंक्शन का है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये भी यहाँ पे अब मान लो कि हमने यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले कि मिरर लाइन जाएगी। ठीक है, और ये मिरर लाइन होगी, और यहाँ से जो हमने एक ग्राफ बनाया वो कुछ इस तरह से बनाया है। ठीक है जी, जब अब इसकी मिरर इमेज बनेगी ना, वो मिरर इमेज हमारी यहाँ पे इस ग्राफ के नीचे नीचे बनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ग्राफ ऐसे है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये ग्राफ हमारा ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये इस ग्राफ के मिरर इमेज बन जाएगी, मतलब कि लगभग 99% कुछ ऐसी बनेगी। अगर हमारे पास एक और ग्राफ में बना आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास एक मिरर इमेज आ जाएगी इसकी ऐसे नीचे की तरफ। अब ये ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे कोई एक ग्राफ बन गया, यहाँ पे एक कोई हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इनके जब ग्राफ बनेंगे, देखिए इसका ग्राफ इसके नीचे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ इसके नीचे यहाँ पे बनेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में ही हमारे पास कुछ इस तरह से ये बनेगा ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ना साइज में प्रॉपर रहेंगे तो ये इस तरह से बनते हैं। अब ये ग्राफ था हमारे पास एफ का, ठीक है, ये भी एफ का ग्राफ है और ये भी एफ का ग्राफ है, लेकिन ये जो रेड वाले हैं ये एफ इन्वर्स के ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफिकली ये एफ इन्वर्स हो गया, और ये ग्राफ जो था हमारे पास ब्लू वाला ये एफ वाला ग्राफ हो गया। मतलब कि कुछ इनकी ऐसी थोड़ी बहुत होती है, तो इसको यहीं पे हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। अब ये ग्राफ मेरा यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये एफ इन्वर्स के ग्राफ है। ठीक है, और ये वाले जो हमारे पास ग्राफ दे रखे थे
ये हमने हमारे पास एफ के ग्राफ है, फंक्शन के ग्राफ है, तो मतलब कि एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात। अब हम फाइनली शुरू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, अब ये मान लो कि आपके पास एक वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, कोई भी एक फंक्शन है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जो साइन एक्स है ना, इसको हम कैसे रीड करेंगे, जो वाई है वो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू मतलब कि आउटपुट है, जो साइन एक्स, इसमें ये जो एक्स होता है ये एक एंगल होता है 0 डिग्री 30 डिग्री पाई/2 वगैरह वगैरह अप टू सोन है ना, ये रेडियन की फॉर्म में या रियल नंबर की फॉर्म में एंगल होते हैं, और वो एंगल हमें कोई की रियल वैल्यू देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं। फिर जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, थोड़ा सा ऊपर वाला मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ, पहले ये समझ लो। देखिए एफ इनवर्स का मतलब, ठीक है, 1/f नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान में रखना। आपको लगता है ना कि f के पावर -1 है तो 1/f डालो, ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई लड़का अपने घर से, ठीक है, किसी स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन है, जब वो स्कूल से घर वापस आएगा तो ये इन्वर्स है, ठीक है। या फिर साइन इन्वर्स 1/x का मतलब 1/sin x नहीं होगा, ना ही साइन x की पावर -1 का मतलब साइन इन्वर्स 1/x होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे नहीं होंगे, वो हम समझेंगे बाद में कि हमारे पास ये फंक्शन कैसे बन के आते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 1 नहीं होते, ठीक है, अपने डोमेन में। 1 का मतलब क्या होता था कि एक आंसर आएगा एक ही वैल्यू पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि जब हम अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाते हैं ना, तो हमारे पास जो आंसर्स है वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, जो साइन 0 पे 0 होता है, फिर साइन पाई पे वहाँ पे भी 0 आता है, साइन 2 पाई पे वहाँ पे भी ये 0 ही रहता है ना। तो ये अब देखो, अब 0 पाई 2 पाई ये एक ही आंसर दे रहे हैं, इट मीन टू से मैनी वन फंक्शन हो गया ना, ये 1 तो नहीं है। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो ये प्रॉब्लम के बाद जो ये चैप्टर डिफाइन किया गया था, आई थिंक आर्यभट्ट की तरफ से चैप्टर को डिफाइन किया गया है, तो वहीं से जो हमारा मेन इशू वगैरह है वो चलना शुरू हुआ। ये देखिए आर्यभट्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या होना शुरू हुआ कि हमने सोचा कि क्यों ना हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को 1 बनाने की कोशिश करें। अब जब इनको 1 फंक्शन बनाना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 1 नहीं होते अपने डोमेन में, लेकिन उनको 1 मॉडिफिकेशन करके किया जा सकता है। इसलिए एक इन्वर्स फंक्शन को डिज़ाइन किया गया जो कि 1 होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताई दिया कि एफ इनवर्स का मतलब 1/f नहीं होता, साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं होता, साइन एक्स इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स 1/x भी नहीं होता। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 6 के 6 वही रेशियोज रहते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसिकन इनवर्स, सिकन इनवर्स, ठीक है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इनवर्स में, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे। पहले हमने कैसे लिखा था, पहले हमने लिखा था वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो उस टाइम पे हमारे पास ये वाली रियल वैल्यू थी और ये हमारे पास एंगल था, है ना, जो मैंने पीछे लिख के दिखाया। अब इन्वर्स है, इन्वर्स में वाई इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स आ गया। इन्वर्स में अब क्या होगा, हमारे पास ये वाला एंगल हो जाएगा और ये वाली रियल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम थोड़े से ना मतलब कि जो ग्राफ है इनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो है +1 क्लास वाला कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। इस साइड पे ये जो ग्राफ है +1 क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, या यूँ समझ लो कि इस वीडियो को +1 वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और इस तरफ मैं जाऊँगा जो +2 क्लास वाला अभी हमारे इस चैप्टर में प्रेजेंट वर्किंग है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो y = sin x का ग्राफ है ना, वो हम बताने की कोशिश करते हैं कि वो ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है। उसके लिए कोई भी हम यहाँ पे एक अपनी तरफ से ये ऐसे एक जो एक्स वाई प्लेन है वो बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो साइन एक्स की वैल्यूज़ है, हम y = sin x है ना ऐसे, तो हम लोग ये x क्या होता है, ये एंगल होता है, ठीक है। तो हम कौन कौन से एंगल पुट करते हैं इसमें, π/2 पुट करते हैं, फिर पाई पुट करते हैं, ठीक है, फिर 3π/2 पुट करते हैं, फिर आगे 2π पुट करते हैं। तो ये अप टू सोन ऐसे चलता रहता है। फिर यहाँ पे सेम -π/2 पुट करते हैं, फिर -π पुट करते हैं, -3π/2 पुट करते हैं, फिर आगे -2π पुट करते हैं, अप टू सोन ये भी ऐसे चलता रहता है। लेकिन आपको पता है ना, जो साइन एक्स जो साइन फंक्शन होता है वो बाउंडेड फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू आपके पास या तो बड़ी से बड़ी 1 आती है, ठीक है, या छोटी से छोटी कम से कम वैल्यू उसकी -1 रहती है। इसके अंदर अंदर इसकी वैल्यूज आती हैं। अब जो साइन एक्स है ना वो 0 पे कितना होता है, 0 होता है, लेकिन वो साइन π/2 पे 1 होता है, ठीक है। फिर साइन पाई पे 0 हो जाता है, फिर आगे -3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में वो -1 हो जाता है। अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिमिलरली -π/2 में वो -1 रहेगा, -π पे वो अगेन 0 रहेगा, -3π/2 में वो 1 रहेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये ऐसे अप टू सोन ये वर्किंग करता रहता है। इसको मुझे एनिमेटेड वीडियो तो नहीं आती, लेकिन एनिमेटेड वीडियो में काफ़ी अच्छे से मतलब कि शो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से समझिए,
जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है ना, वो पता तो है हमें कि वो -1 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, इसी के बीच में वो वैल्यू आती जा रही है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब जब इतनी वैल्यू, आंसर तो यही है, अलग अलग नंबर, हम हमारा सिलेबस कितना बढ़ते जा रहा है, कितना बढ़ते जा रहा है। तो इन्वर्स में हम क्या करेंगे, हम ऐसे फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि हम सारी वैल्यू को 1 1 टाइम पे ही लें। वो 1 1 टाइम पे आप या तो यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है, या फिर आप उनको यहाँ से भी उठा सकते हो, या फिर आप उनको यहाँ से भी उठा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपने कहाँ पे उठानी है। तो जितने भी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उन्होंने वही वैल्यू उठाई जो 1 1 टाइम पे आ रही है। अब बात इशू इस चीज़ का है कि वो वैल्यू ये वाली हो, ये वाली हो, या ये वाली हो, वो कौन सी वैल्यू उठाएंगे, ऐसे आगे भी पीछे बहुत सारी जाएंगी। तो डिसीजन ये लिया गया कि जो भी वैल्यू ओरिजिन की जितनी पास होगी, वो वाले पेयर को हम उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ओरिजिन तो ये रहा, इसमें ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इसको अगर मैं रेड के साथ कोशिश, ठीक है, इसमें ये जो जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सारी वैल्यू मतलब कि कर्व की फॉर्म में है, ये 1 1 टाइम पे आ रही हैं। और दूसरी बात, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं ना, इनके ये स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इन्वर्स में स्ट्रेट में आते हैं, लेकिन इसमें कर्व, जो कर्व की फॉर्म में रहते हैं। ये कभी बात करेंगे फिर कर्व की फॉर्म में क्यों होते हैं, वैसे +1 के कॉन्सेप्ट नहीं वाले, ठीक है सारे। तो इसीलिए अब हमने क्या किया, ये जो साइन एक्स था हमारे पास, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन होती है कि कौन कौन से नंबर पे ये डिफाइंड है। अब ये तो सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है, ये जो पाई होते हैं ना, ये भी एक रियल वैल्यूज होती है, ठीक है। तो रेडियन की फॉर्म में ये भी एक्चुअल में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें तो आप हर एक वैल्यू पुट कर सकते हो, इसीलिए साइन की डोमेन वो सारी रियल वैल्यू है। लेकिन रेंज क्या होता है कि आपका आंसर कहाँ पे आ रहा है, आपका आंसर -1 और 1 के बीच बीच में ही आ रहा है, साइन थीटा का आंसर, ठीक है। तो इसलिए साइन की रेंज -1 to 1 है। जब हम इन्वर्स में जाएंगे, तो इन्वर्स में जहाँ पे मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है ना, ब्लैक पेन के साथ, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है, बस हमने उतना ही सर्कल देखना, उतना ही ग्राफ देखना है। अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, ये -1 to 1, मतलब कि -π/2 to +π/2, यहाँ तक हमने ये इसकी डोमेन, ये वाली क्या है, नीचे वाली डोमेन है। तो इसकी डोमेन क्या आएगी हमारे पास, साइन में -π/2 और रेंज -1 to 1। लेकिन जब हम इन्वर्स में जाएंगे फिर से उल्टा होगा। इन्वर्स में उल्टा कैसे होगा, जो रेंज है वो डोमेन होती है, जो डोमेन है वो रेंज होती है। इसीलिए पहले तो अब ये पेयर समझिए कि कौन कौन से उठाने हैं, -1 to 1 उठाना है और -π/2 to π/2 उठाना है। जो यहाँ पे रेंज थी वो वहाँ पे आके डोमेन बनेगी -1 to 1, लेकिन जो डोमेन थी अब उसको रिड्यूस किया हमने, तो वो यहाँ पे आके रेंज बनेगी। रेंज कैसे बनेगी, -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। सिमिलरली जैसे मैंने अब ये आपको साइन थीटा का ग्राफ बना के दिखाया, अब ऐसे कोस थीटा का ग्राफ हमारे पास बनता है। अगर कोस का ग्राफ हम बनाने की कोशिश करेंगे, ये ना थोड़ा मतलब कि क्योंकि कोई स्केल प्रॉपर मेजरमेंट में यूज़ कर नहीं रहा हूँ, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आ जाती है, ठीक है, ये डिस्टेंस को जूम करने में। फिर अगेन -π/2, -π, फिर -3π/2, ठीक है, फिर आगे आएगा -2π, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा -1, ठीक है जी। अब देखिए जो कोस है हमारा वो क्या होता है, 0 पे वो 1 होता है, ठीक है, और π/2 पे वो 0 होता है, फिर पाई पे वो -1 होता है, फिर ऐसे ही -π/2 पे भी वो 0 होता है, -π पे जो हमारा कोस है वो -1 रहता है, 3π/2 पे 0 होता है, 2π पे 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जब हम इनको ऐसे ड्रॉ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, तो ये अगेन हमारे पास एक कर्व ही बनती जा रही है, जैसे कि कर्व ये पहले बनी थी, ठीक है। वैसे ये कोस का फंक्शन बन गया। लेकिन कोस के फंक्शन में अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये तो कोस थीटा का फंक्शन है ना, ये कभी भी इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा, तो इसकी डोमेन भी हमारे पास क्या रहेगी, ठीक है। अगर मैं कोस एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी जो डोमेन और रेंज हमने लिखनी होती है, डोमेन एंड रेंज, मैं सारे नंबर पुट कर सकता हूँ, इसलिए डोमेन है। इसका भी आंसर -1 और 1 के बीच में बाउंडेड है, तो उसकी रेंज -1 to 1 रहेगी, ठीक है। अब हमने जाना कोस इनवर्स पे, बहुत सारी वैल्यू रिपीट हो रही हैं, अब कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है हमने वो देखनी है, ठीक है। हम उनसे कैसे निपटारा करेंगे, देखिए ये प्लस वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ तक हमारे पास ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वाला पेयर तो आ नहीं सकता ओरिजिन के पास, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये यहाँ तक हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे आ गई नेगेटिव वैल्यू। इसको मैं रेड के साथ कर रहा हूँ हाईलाइट, आपको क्लियर हो जाएगा ताजो, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू तो 1 1 टाइम आएंगी और ये यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो इसीलिए जो कोस इनवर्स में जब हम जाएंगे वो एक तो 0 to π रहेगा एंगल, और एक नंबर रहेगा -1 to 1। अब वो डोमेन रेंज कैसे है वो आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। जब हम कोस इनवर्स की बात करेंगे तो इसकी जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन सेट हमारे पास कौन सा रहता है, ये जो नंबर वाला है वाई एक्सिस वाला, ये रहेगा डोमेन। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कोस में ये डोमेन है और ये रेंज है इनवर्स में हमारे पास, ठीक है।
हाँ जी, तो डोमेन हमारे पास -1 to 1 रहेगी क्लोज इंटरवल में, लेकिन जो रेंज है वो यहाँ से शुरू हो रही है और ब्लैक यहाँ तक जा रही है, यहाँ से मतलब ये 0 से लेके पाई तक जा रही है, तो ये रेंज देखिए हमारी क्लोज इंटरवल 0 to पाई में। अब हम tan थीटा का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। tan थीटा के ग्राफ में देखिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ प्रॉपर ही, पहले कैसे बनेगा, ठीक है। ये मान लो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, वैसे मैंने पहले से बना के रखे थे, तो आपको जस्ट शो ही करना था, लेकिन अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो 3π/2 2π, ठीक है। यहाँ पे बनेगा -π/2, ठीक है, -π, फिर आगे बनेगा -3π/2, ठीक है, फिर आगे बनेगा -2π, और ये वैल्यू 1। tan थीटा तो आपको पता नहीं इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, तो tan 0 पे tan थीटा 0 रहता है, लेकिन tan π/2 पे वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। जिस वैल्यू पे इनफाइनाइट होता है उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ना उसको ऐसे रेड के साथ हाँ जी, अब तो रेड के साथ डॉटेड कर देता हूँ, मतलब कि इन वैल्यू पे जो tan थीटा हमारा वो डिफाइन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन पॉइंट पे वो इनफाइनाइट रहता है, यहाँ पे हमने tan थीटा को कंसिडर नहीं करना। अब tan थीटा का जो मेरा ग्राफ बनने का 0 पे 0 होता है, लेकिन tan π/2 पे वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, रेड लाइन को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये यहाँ से tan थीटा इंक्रीजिंग है इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में वो डिक्रीजिंग होगा इसलिए वो नीचे की तरफ आ रहा है, रेड को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अब tan π पे 0 होता है, tan π पे 0 ऊपर की तरफ जाता जाएगा, रेड को टच नहीं करेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग, फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये +1 क्लास में ग्राफ पढ़े हुए थे हमने, है ना। अब ये देखिए ये वाला पोर्शन हर बार रिपीट होते जा रहा है, तो हमारे पास हम देखेंगे कि ओरिजिन के पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ रहा है tan थीटा के लिए। ओरिजिन के पास मैंने देख लिया कि ये -π/2 π/2 के बीच में आ रहा है, और रिपीटेड ग्राफ हम बस जस्ट इसमें से ये वाला उठाएंगे, ये वाला ग्राफ उठाएंगे, ठीक है। ये वाला ग्राफ का मतलब यहाँ से समझिए, इसमें मैंने ब्लैक के साथ इसको मार्कर रखा हुआ है, तो इसकी ये जो हमारे पास नीचे वाला नंबर जो रेंज सेट रहेगा, ठीक है, रेंज क्या रहेगा -π/2 to π/2 tan इनवर्स x की, और डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ये नीचे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसकी डोमेन बनेगी -∞ to इन्फाइनाइट, लेकिन ये ओपन इंटरवल में रहेगी। ये बात दिमाग में रखना कि इन्फाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में आता है, कभी भी ये क्लोज इंटरवल में नहीं आता। इसको हम लोग r भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर को डिफाइन करती है, ठीक है। सिमिलरली ऐसी ग्राफ बचे हमारे पास कोट x का बनता है, कोट x थोड़ा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये आप खुद बना के देख लेना, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम ये फंक्शन बनाते जाते हैं, ये रहा हमारे पास ओरिजिन 0 डिग्री है, ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ के लिए हमने ये 0 to π वाले सेट को रखा है, ये रिपीट हो रही है, और वैल्यूज़ हमारे पास अगेन -∞ to इन्फाइनाइट है, तो वो रेंज रहेगी, लेकिन जो डोमेन है वो 0 to π के बीच में रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास कोसिकेंट x का। अगर हम पहले y = कोसिकेंट x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए वो सेम वैसे पहले एक 2 डायमेंशनल xy प्लेन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, इनका ग्राफ ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता, मतलब कि थोड़ा दूसरे ग्राफ से अलग होता है बनाने के लिए, तो जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से आ जाएगा, कुछ ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी मुश्किल होगा। और यहाँ पे आएगा -2π, और ऊपर होता है हमारे पास 1, नीचे होता है हमारे पास -1। अब देखिए जो कोसिकेंट x है ना, कोसिकेंट x एक्चुअली में होता है क्या है, ये ना साइन x का रेसिप्रोकल आता है, ठीक है। जब हम साइन x का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास कोसिकेंट x बनता है, ठीक है। अब साइन x हमारे पास क्या था, वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन था। जब इंक्रीजिंग का रेसिप्रोकल किया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब कि जब कोसिकेंट x बना जाएगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी हमें कैसे इसको देखना पड़ेगा, 0 to π तक, ठीक है, 0 to π तक जो हमारा साइन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, हर बार नहीं होता। साइन x कहाँ तक इंक्रीजिंग होता है, 0 to π/2 तक, 0 to π/2 तक जो साइन x हमारा वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो अब ये 0 to π तक डिक्रीजिंग रहेगा। और दूसरी बात, जब इसके आंसर p/q फॉर्म में आते हैं ना, 1/2 आता है, 1/√2 आता है, तो ये छोटे नंबर होते हैं। जब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उतने बड़े होते जाएंगे, मतलब कि ये उसका उल्टा रहेगा, जब ये इंक्रीजिंग है तब ये डिक्रीजिंग होगा। अभी इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/2 तक इंक्रीजिंग है, तो ये हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन जो कोसिकेंट x हमारे पास होता था, मुझे एक रेड पेन चाहिए, हाँ जी, हमारा जो साइन x है वो 0 पे, साइन 0 पे 0 होता है ना, तो कोसिकेंट 0 पे ये क्या होगा, उसका जो रेसिप्रोकल होगा 0 पे ये नॉट डिफाइन होगा। तो एक तो 0 पे हम ऐसे रेड पेन वाली लाइन लगाएंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन,
फिर पाई पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको टच नहीं करना होता ग्राफ को, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे लाइन चलती जाएंगी। अब क्या करना है, हमने ये देखना है कि जो 0 to π/2 तक है, ये साइन एक्स जब इंक्रीजिंग है तो कोसेकेंड डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से डिक्रीजिंग होता आएगा। तो ये 0 to π तक और डिक्रीजिंग होते 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 π/2 पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जब ये डिक्रीज हो रहा है तो 1 पे आके रुकेगा, ठीक है। 1 पे आके रुकने के बाद इस इंटरवल में साइन डिक्रीजिंग होता है, तो अगर साइन डिक्रीजिंग है तो कोसेकेंड इंक्रीजिंग होगा। तो अब इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ऐसे इसको ऊपर इंक्रीज करते करते कहाँ तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, इतना इनफाइनाइट तक कि रेड लाइन को टच ना कर पाए, ठीक है। सेम अब वैसे ही ये तो था हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड और फोर्थ में जो साइन थीटा हमारे पास साइन एंड कोसेकेंट दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ से नेगेटिव से बात होगी इसकी, ठीक है। अब ये पहले देखिए, यहाँ से तो π/2 3π/2 ये फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से कम होते 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 यहाँ तक -1 तक आ जाएगा ये, ठीक है। फिर ये इसके बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन होना शुरू हो जाएगा हमारा। फिर इंक्रीज, यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन लगाएंगे, ठीक है। फिर जो इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा वो ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन रेड लाइन को टच नहीं कर पाएगा। सेम काम हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ये 2π पे भी हमारी डॉटेड लाइन रहेगी -2π पे, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो हमारा ग्राफ है, पहले यहाँ पे आ जाओ, -π/2 पे -1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये ग्राफ हमारा कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। अब तो ये तो बार बार सर्कल ऐसे सेमी सर्कल बनते रहेंगे। अब हमने ये देखना है कि साइन इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर मैं अब वाई साइन इनवर्स की बात करूँगा, कोसेकेंट इनवर्स एक्स की बात करूँगा ना, तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स के लिए हमने क्या देखना है, एक तो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये रेड पेन वाली, ठीक है, और ये वाली नेगेटिव वैल्यूज़, बस यही वैल्यू है जो बार बार रिपीट होते जा रही हैं, बार बार रिपीट होते जा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं कोसेकेंट इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ तो इसकी डोमेन और इसकी रेंज है ना, डोमेन रेंज की बात हमने करनी है। डोमेन मैंने आपको रेंज मैंने आपको बताया था, ये वाली लाइन को हम रेंज बोलते हैं इनवर्स में, ठीक है। अब रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रही है इसमें, हमारे पास हम हर वैल्यू की ये -π/2 से लेके π/2 तक, क्योंकि यहाँ से वैल्यू डिफाइन की और यहाँ तक की, ठीक है, मतलब कि -π/2 से लेके π/2 तक। लेकिन ये क्लोज इंटरवल है, इसमें एक नंबर को स्किप करना है, माइनस करना है। किसको स्किप करना है, ये 0 वाले को, क्योंकि इसके ऊपर ये डॉटेड लाइन बनी हुई है। तो सिंगलटन 0 को हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम स्किप करेंगे। और इसकी रेंज हमारे पास क्या आ रही है, रेंज लिखने के 2 वे हमारे पास है ना। पहले तो ये समझिए, देखिए प्लस इनफाइनाइट टू 1 और ये -इनफाइनाइट टू -1 है ना। तो इस हिसाब से रेंज मिली, या तो -इनफाइनाइट टू -1, इनफाइनाइट ओपन में, ये क्लोज में, फिर यूनियन अभी और भी लेना है, और कहाँ से लेना है, फिर 1 से शुरू करना है और इनफाइनाइट तक जाना है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे तो आप ये लिखिए कि सारे रियल नंबर आ रहे हैं, लेकिन इसमें बस ये -1 to 1 वाले नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। ओपन इंटरवल में -1 to 1 नहीं आ रहा, ठीक है, और ये ओपन में नहीं आ रहा। तो ये दोनों के सेम आंसर है। सिमिलरली ऐसे आगे हमारे पास ग्राफ बनेगा सीकेंड एक्स का। बस अब पहले जैसे आप देखिए कोसिकेंड एक्स हमारा सीकेंड एक्स है ना, सीकेंड एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, ये कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। अब कोस एक्स हमारे पास 0 to π/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वहाँ पे ये जो सीकेंड एक्स है फिर हमारा वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और साइन एक्स कोस एक्स कहाँ पे 0 होता है, π/2 पे 0 होता है। तो ये π/2 पे हमारे पास नॉट डिफाइन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमने पहले क्या डिसाइड किया था कि 0 to π/2 में जो हमारा सेकेंड एक्स है कोस एक्स हमारे पास डिक्रीजिंग होता है ना, तो सेकेंड एक्स हमारे पास 0 to π/2 में इंक्रीजिंग रहना चाहिए। तो कोस 0 पे तो 0 होता है, 1 होता है, तो सेकेंड 0 पे 1 होगा है ना। इसके बाद अब देखिए 0 to जो π/2 वाला इंटरवल है उसमें जो हमारा सेकेंड एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। और यहाँ से भी ये जो फंक्शन है हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, क्योंकि जस्ट वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। फिर यहाँ पे -1 के बाद जो हमारे पास वैल्यू ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, यहाँ से लगभग कुछ ऐसे। सेम यहाँ से वैल्यूज ऐसी आएंगी -1 से नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे गौर करके देखा तो ये डिसाइड कर लिया कि जो कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो रिपीटेड सेम टू सेम मानी करनी चाहिए, लेकिन वो कैसे आएंगी, ठीक है। उसके लिए हम कोस एक्स जैसे कोस में 0 to π गए थे ना, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई आपके पास, ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यूज़ रहेंगी,
ठीक है। और इसके बाद ये π/2 पाई में ये नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी, क्योंकि इसके बाद यही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, इसके बाद यहीं पे ये वाली वैल्यूज ही रिपीट हमारी होती जा रही हैं। ये तो इनफाइनाइट का सिंबल ऊपर है ना, इनफाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए हमारे पास जो इसकी डोमेन रेंज रहेगी, डोमेन रेंज, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन की। डोमेन में हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आ रहे हैं, एक्सेप्ट रियल नंबर में हमने कौन कौन से नंबर नहीं रखने, जैसे सेकंड एक्स में कोसेकंड एक्स में छोड़े थे -1 to 1, इसको स्किप करेंगे। लेकिन रेंज में हम सारे नंबर पुट कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी रेंज रहेगी क्लोज इंटरवल 0 to π, लेकिन उसमें π/2 पे नोट डिफाइन है ना, तो सिंगलटन π/2 को हम लोग स्किप करेंगे। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास ग्राफ्स थे, ठीक है। अगर ये समझ में आ गए तो बेटर है, अगर नहीं समझ में आ रहे तो कोई इशू नहीं है। फिर आपको ना ये वाला टेबल चार्ट ये समझ के रखना है, इसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो जितने भी ग्राफ मैंने समझाए हैं वो जस्ट इसको लर्न करने के लिए समझाए थे। अगर आप ग्राफ समझोगे तो इनको लर्न करना आसान रहता है, ठीक है। ये होते हैं फंक्शंस, 6 फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है ना, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स वगैरह वगैरह। फिर ये उनकी डोमेन है। डोमेन हमारे पास कहाँ से है, ग्राफ से आई है, ठीक है। वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और रेंज, अब वैसे तो रेंज होती है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होती है, लेकिन इनवर्स में रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब होता है कि जब हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद जो हमारे पास रेंज बन के आती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे वो 1 1 नहीं होते थे, उनको 1 1 बनाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। वो रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद जो आपके पास जो आंसर्स आए हैं उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो सेकंड चैप्टर में हमारे पास यही काम क्यों नहीं चाहिए। तो इस टेबल को अच्छे से आपने लर्न करके रखना है, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस वीडियो में ना मैं आपको दोनों एक्सरसाइज के बेसिक्स करवा रहा हूँ। वैसे तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या आएंगी, जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, और ये आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अगर साइन इनवर्स बाहर की तरफ है, जितने भी नंबर हैं अगर ये सारे बाहर की तरफ है, और यहाँ पे अगर हमारे पास इनकी रेंज दे रखी है, ठीक है, तो रेंज को चेक कर लेना। तो ये साइन साइन कोस टैन टैन सारे कैंसिल होते जाएंगे, सिंपल एंगल में आंसर हमारे पास आता जाएगा। कब आएगा, ये बात जरूर ध्यान में रखना, ये 1 मार्क MCQ में आ जाता है कि ये अपनी रेंज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो एक्स की वैल्यूज़ है। फिर अगर हमारे पास, अब तो इन्वर्स बाहर था, अगर इन्वर्स अंदर हो और साइन बाहर हो, ठीक है, फिर हमने किसकी रेंज देखनी है, फिर हमने साइन की रेंज देखनी है, जो बाहर वाले फंक्शन होते हैं, ठीक है। साइन थीटा की रेंज हमारे पास, टेन वगैरह वगैरह की रेंज, अगर वो रेंज में आ रहा तो ये साइन इन्वर्स कैंसिल होकर हमारे पास जस्ट एंगल आंसर बचता जाएगा, ठीक है। बाकी ये आगे कुछ ये वाले फॉर्मूलाज होते हैं, इनको लर्न करना काफ़ी आसान है, ठीक है। अगर देखिए ये 6 है तो मैंने 3 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले तो जिनमें साइन थीटा का ज़्यादा रोल होता है, जैसे साइन, फिर टैन को हम क्या बोलते हैं, साइन बाय कोस, इसलिए साइन ऊपर होता है, कोसिकन क्योंकि साइन का इन्वर्स होता है। अगर इन तीनों के एंगल के अंदर माइनस है, ठीक है, तो वो एंगल सिंपल, तो वो माइनस से सिंपल एंगल से बाहर आ जाएगा। उसको आप लिखोगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, को आप लिखोगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको लिखोगे माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको लिखोगे माइनस कोसिकन इनवर्स एक्स। वही अगर ये अपनी रेंज के अकॉर्डिंग है, डोमेन के अकॉर्डिंग है अगर, ठीक है। अगर कोस वाले हैं आपके पास फंक्शन जिनमें कोस ऊपर रहता है, जैसे कि कोस, या फिर सिकन क्योंकि कोस से बनता है, या फिर कोट क्योंकि कोस ऊपर आता है, तो इन तीनों में से पाई बाहर आ जाता है। इसमें हम इसको लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सिकन इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। अब इनकी डिडक्शन भी होती है, लेकिन उसमें जाने का कोई फिलहाल फ़ायदा नहीं है हमें। फिर ये 3 फार्मूलाज है, इनको तो मैंने एक ही बनाया, एक ये आपको करवाऊंगा, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। देखिए जब हमारे पास हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 10th क्लास में लिखते थे ना, साइन एक्स, कोस एक्स, ठीक है, टेन एक्स, मैं इस हिसाब से उसको लर्न करता था जब +2 में था, कोसेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स एंड कोट एक्स, ठीक है। तो मुझे लगता था ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। अब इनके साथ इन्वर्स आ गया, ये बड़े हो गए। अब क्या होगा, इन दोनों का प्लस π/2 बनेगा, इन दोनों का प्लस π/2 बनेगा, और इन दोनों का प्लस भी हमारे पास π/2 ही बनेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इनकी जो रेंज, डोमेन रेंज है वो लगभग ऐसी रहती है। फिर आगे ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। अगर आप इस चैप्टर का कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे तो कम से कम ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ के आना, ये आपके बहुत काम आता है। फिर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, हमारे पास tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy होता है। फिर tan इनवर्स के कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास साइन थीटा की फॉर्म में आते हैं। जब ये मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज करवाऊंगा तब समझाऊंगा कि इनके बेसिक्स कैसे बनते हैं।